हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजेड क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, गॉस की प्रमेय के बारे में बताया था तथा गॉस की प्रमेय के कुछ एप्लीकेशंस थे उनके बारे में बताया था। यानी मैं आपको लास्ट वीडियो में गॉस की प्रमेय की या गॉस के नियम की 3 एप्लीकेशंस के बारे में बता चुका था। एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला हमने निकाला था E = 1/4πε0 2 λ/r, जहाँ लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, तथा r क्या है, उस सीधे अनंत लंबाई के आवेशित तार से कितनी दूरी पर हमने जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला है वो दूरी है r। एंड सेकेंड एप्लीकेशन अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने उसका फॉर्मूला निकाला था E = σ/2ε0, ठीक है, जहाँ सिग्मा क्या था, पृष्ठ आवेश घनत्व, एंड ε0 क्या है, परमिटिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस अर्थात निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। एंड थर्ड एप्लीकेशन है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला हमने निकाला था E = σ/ε0। अब हम इसका फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो है समान पृष्ठ आवेश घनत्व की पॉजिटिव तथा नेगेटिव चार्ज्ड आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच में और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। हेडिंग का मतलब यह है कि हमारे पास दो अचालक कैसी हैं, अचालक हैं और आवेशित समांतर प्लेट्स हैं, ठीक है, जिनका पृष्ठ आवेश घनत्व उसने कैसा बोल रखा है, समान पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। इनका हम मान लेते हैं प्लेटों का जो आवेश घनत्व है वो है सिग्मा, ठीक है। तो हमें दो कंडीशन दे रखी है उसने, एक तो बीच में और एक बाहर। तो हमने दो प्लेटें हैं हमारे पास, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। प्लेट 1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी धनात्मक चार्ज है, धनात्मक आवेशित है। एंड प्लेट नंबर 2 क्या है, नेगेटिव चार्ज है अर्थात ऋणात्मक आवेशित है, ठीक है। एज यूजुअल हेडिंग के हिसाब से बीच तथा बाहर, तो हमने क्या किया कि इन दोनों प्लेटों के बीच में एक पॉइंट लिया P, ठीक है। फिर एक हमने इन दोनों प्लेटों के बाहर पॉइंट लिया P'। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इधर भी इस पॉइंट को ले सकते हो P' को, आप चाहो तो इधर भी इस पॉइंट को P' को ले सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमारे पास दो प्लेट्स हैं, हमने दो पॉइंट लिए P और P'। जो हमारा P पॉइंट है वो दोनों प्लेटों के बीच में है और हमारा जो P' पॉइंट है वो दोनों प्लेटों के बाहर है। अब हम इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन निकालेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन देखो, किसी भी बिंदु पर अगर कोई मतलब एक से अधिक अर्थात हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक अगर आवेशों के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस पॉइंट पे पर्टिकुलर आवेशों द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन क्या है। जब तक हम उन आवेशों के द्वारा उस बिंदु पर, इन आवेशों के द्वारा उस बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन निकालना नहीं सीख पाएंगे तो हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो अब ध्यान दो, समान पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है। देखो समान पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब आप क्या जानते हो, आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता था, Q/A, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि इस प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश वितरित है Q, इसके भी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश वितरित है Q, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों समान रूप से, देखो आप ये मत
अगर आपको बोल दिया जाए कि एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इन प्लेटों पर आवेश है वो समान है, लेकिन प्रकृति में विपरीत है। यानी प्रकृति देखो इनकी अलग है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। प्लस चार्ज से मैंने आपको बताया था, प्लस चार्ज से अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन निकालनी हो तो हमेशा कहाँ होगी, लंबवत बाहर की ओर। तो हमारी प्लेट 1 है तो हम इसे मान लेते हैं E1, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई धनात्मक चार्ज है, कोई धनात्मक बिंदु आवेश है, तो उससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती थी वो कहाँ निकलती थी, लंबवत बाहर की ओर। क्लियर? अब आपसे कहा जाए कि प्लेट 2 जो कि नेगेटिव चार्ज है, इसके द्वारा बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, वो भी इसी दिशा में होगी। अब ये इसी दिशा में क्यों होगी, इसका रीज़न ये है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऋणात्मक बिंदु आवेश है तो उसमें वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वो लंबवत प्रवेश होती हैं। क्या होती हैं, लंबवत प्रवेश करती हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज से जो वैद्युत बल रेखाएं वो लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज में जो उसकी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो लंबवत प्रवेश करती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दूसरी प्लेट है, जो सेकंड प्लेट है, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो सेम उसी डायरेक्शन में होगी जो प्लेट 1 के द्वारा जो E1 की डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमें इस बिंदु पे दोनों वैद्युत क्षेत्रों की डायरेक्शन पता चल गई। ठीक है, अब आप बिंदु P डैश पे ध्यान दें। बिंदु P डैश पर प्लेट 1 के द्वारा, अगर प्लेट 1 के द्वारा हम बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन लिखेंगे तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होगी, E1 बाहर की ओर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से लंबवत बाहर की ओर। अब अगर आपसे कहा जाए कि प्लेट 2 के द्वारा बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होगी, लंबवत प्रवेश करती हैं, अर्थात प्लेट की ही तरफ होगी, तो हमारी ये हो जाएगी E2। ठीक है, यानी हमें क्वेश्चन में या जो हमारा एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशंस में क्या है कि हमारे पास दो समान पृष्ठ आवेश घनत्व की प्लेटें हैं, अर्थात एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, बट आवेश इनके कैसे हैं, परिमाण में समान है, प्रकृति में अलग अलग हैं। तो हमें दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट क्या है, प्लेटों के बीच में है, दूसरा पॉइंट कहाँ है, प्लेटों से बाहर है, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप इस बिंदु पे देखो, इस बिंदु पे अगर हम परिणामी निकालें तो परिणामी क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कहाँ है, दोनों की डायरेक्शन कहाँ है, सेम एक ही दिशा में। जब हम इन दोनों की डायरेक्शन देखो, इन दोनों की डायरेक्शन कहाँ है, E1 की पॉजिटिव प्लेट से दूर, E2 की नेगेटिव प्लेट की ओर। ठीक है, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, अब देखो आप अचालक समांतर चालक के निकट, हमने अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें जो थ्योरी है वो लिखते हैं। हम लिखेंगे, माना दो विपरीत आवेशित समांतर अचालक प्लेटें एक और दो हैं। ठीक है, यानी माना दो विपरीत आवेशित समांतर अचालक प्लेटें एक और दो हैं, जिनका समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, यानी हमें ये आपके एज यूजुअल हेडिंग में ही दे रखा है कि समान पृष्ठावेश घनत्व है। ठीक है, तो समान पृष्ठावेश घनत्व है इन प्लेटों का सिग्मा। ठीक है,
माना बिंदु P प्लेट 1 और 2 के मध्य स्थित है तथा बिंदु P डैश दोनों प्लेटों के बाहर प्लेट 2 के निकट स्थित है। ठीक है, यानी जो हमने चित्र में बनाया है वही हमें थ्योरी में लिखना है। यानी माना हमारे पास दो आवेशित समांतर अचालक प्लेटें हैं, विपरीत आवेशित हैं, अर्थात परिमाण में समान हैं, प्रकृति में असमान है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक P और एक P डैश। ठीक है, फिर हम लिखेंगे बिंदु P पर प्लेट 1 के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा E1 तथा प्लेट 2 के द्वारा बिंदु P पर क्षेत्र की दिशा E2 है। ठीक है, यानी हमने क्या किया, लिखा कि बिंदु P पर प्लेट 1 के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा E1 तथा प्लेट 2 के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा E2 है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि किसी अचालक आवेशित समांतर प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, फिर हम लिखेंगे प्लेट 1 के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या लिखेंगे हम, E1 बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर हम लिखेंगे प्लेट 2 के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या, E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको पहले ही बता दिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अर्थात निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान निश्चित है 8.85 × 10⁻12। सिग्मा एक और वेरिएबल है इसमें, लेकिन शुरू में ही आपको बता दिया था कि समान पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है, जब दोनों चीज़ें निश्चित हैं तो E1 और E2 के हमने मान निकाल लिए, यानी E1 और E2 के मान निकाल लिए। फिर हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र E इक्वल टू, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम लिख देंगे E1 प्लस E2। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ के लिख दो E इक्वल टू E1 प्लस E2 अर्थात सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ोगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा और सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब, जब दो विपरीत प्रकार से आवेशित लेकिन परिमाण में समान
अचालक समांतर प्लेटों के बीच में कोई अगर बिंदु दिया हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला निकलेगा वो कितना आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन और है। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र। तो अब हम आगे लिखेंगे, दोनों प्लेटों 1 व 2 के बाहर बिंदु P डैश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, विपरीत है। देखो बता देता हूं E1 माइनस E2 कैसे लिखा। अब मैं E2 को इस तरीके से लिख सकता हूं, माइनस E2, यानी मैंने आपको बताया, देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि वेक्टर, अगर कोई आपको वेक्टर A दे रखा है, ठीक है, और कोई दे रखा है इस तरीके से वेक्टर B, यानी वेक्टर A की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग, B की डायरेक्शन है माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हम इस B को लिख सकते हैं x की डायरेक्शन में माइनस B। यहां माइनस क्या दिखाता है, वेक्टर फॉर्म में जो माइनस दिखाता है वो दिशा दिखाता है। ठीक है, अर्थात हमें ये पता है कि ये माइनस E2 अर्थात ये नेगेटिव दिशा में है, यानी x एक्सिस की विपरीत दिशा में है। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस E2 और E1। अब देखो इन दोनों की एक ही डायरेक्शन हो गई। जब एक ही डायरेक्शन में है और हमें परिणामी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, जो कि मैंने पहले किया। ठीक है, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, E बराबर E2, सॉरी E बराबर E1 प्लस माइनस E2। ठीक है, तो यही आ जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है, अब E1 और E2 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो E1 और E2 के मान रखिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात कितना हो गया, 0। ठीक है, देखो इससे क्या समझ में हमें आया कि अगर हमारे पास कोई दो विपरीत आवेशित समांतर अचालक, देखो चालक और अचालक दोनों का अलग खेल है। देखो चालक अचालक का मतलब ये है कि अगर कोई प्लेट चालक दे रखी है, इसका मतलब ये है कि चालक प्लेट में क्या है कि उसका जो आवेश होगा वो उसकी क्या होगा, सरफेस पे एक समान रूप से वितरित होगा। ठीक है, लेकिन अचालक अगर कोई प्लेट है और वो आवेशित होगी तो इसका मतलब ये है कि जितना उसका एरिया होगा प्रत्येक में, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक गोला दे रखा है आपको, एक ये गोला है चालक और एक है ये गोला अचालक। ठीक है, अगर अचालक गोला धनावेशित है तो इसका मतलब यह है कि उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में धनावेश एक समान रूप से वितरित है। एक ये चालक है, चालक अगर धनावेशित है इसका मतलब यह है कि जो धन आवेश है वो चालक गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि गॉस की प्रमेय में चालक और अचालक का बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी प्लेट्स थी, अचालक प्लेट्स थी। तो हम यहाँ से अचालक प्लेट दोनों एक समान रूप से आवेशित हैं। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित का मतलब ये है कि एक समान परिमाण है, ठीक है, लेकिन प्रकृति में विपरीत है। तो अगर उनके मध्य में कोई अगर बिंदु है तब अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हमारा कितना फॉर्मूला निकलता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट अगर इन दोनों के प्लेटों के बाहर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो वहाँ विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। कितना, 0। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता चला कि ये जो युक्ति है वो किस लिए यूज की जाती है, ये यूज की जाती है किसी, देखो अगर आपसे कहा जाए कि एक सीमित क्षेत्र में, अगर आपसे कहा जाए कि एक सीमित क्षेत्र में आप एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कीजिए तो आप इस युक्ति का प्रयोग कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो ये युक्ति है वो कहाँ यूज की जाती है, किसी सीमित स्थान में अगर एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना हो हमें तो हम इस युक्ति का यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त ये है
उसमें शर्त क्या है कि इन दोनों अचालक प्लेटों का आकार इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी की तुलना में कैसा होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको इस यहाँ से क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि इस युक्ति का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं कि हमें कोई सीमित एरिया दे रखा है और वहाँ पे अगर हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र डेवलप करना हो तो हम इस युक्ति का यूज़ कर सकते हैं। यानी दो अचालक समांतर प्लेट्स लेंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, अर्थात हम कह सकते हैं कि उन दो उस एरिया के बीच में जितनी दूरी पे वो स्थित होंगी वहाँ एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन कंडीशन तब फॉलो होगी जब कब कि इन दोनों प्लेटों का आकार इन दोनों की दूरी के आकार की तुलना में कैसा होगा, अत्यधिक होगा। ठीक है, हमने पढ़ा गॉस के फोर्थ एप्लीकेशन को। तो गॉस का फोर्थ एप्लीकेशन था कि किन्हीं दो एक समान, ठीक है, किसमें, परिमाण में तथा प्रकृति में असमान अचालक समांतर प्लेटों के मध्य तथा बाहर अगर कोई दो बिंदु दे रखे हों तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा। अब गॉस की प्रमेय का फिफ्थ एप्लीकेशन है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ध्यान दो, हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो सबसे पहले हमने जो गॉस के नियम का अनुप्रयोग या एप्लीकेशन पढ़ा वो फर्स्ट क्या था, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात वो चालक तार था यानी एक ही डायरेक्शन में, यानी तार को हम या तो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, यानी उसकी लंबाई को अगर हम लेंगे तो एक ही एक्सिस पे लेंगे, तो वहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व हुआ। मैंने आपको इस चैप्टर का जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपको तीन आवेश घनत्व के बारे में पढ़ाया था। फर्स्ट आवेश घनत्व मैंने पढ़ाया था रेखीय आवेश घनत्व, सेकेंड पृष्ठ आवेश घनत्व एंड थर्ड आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश का घनत्व का मतलब है कि ऐसा क्या बोल सकते हैं, कोई बर्तन या कोई ऐसी आकृति जिसके पास तीनों डायरेक्शंस हों, तीनों डायमेंशंस हों, डायरेक्शन बोल दो, डायमेंशन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप एक घन को ले लो या एक घनाभ ले लो, उसके पास तीनों डायमेंशंस हैं, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है। ठीक है, आप प्लेट को ले लो, एक कोई प्लेट है, ठीक है, समांतर प्लेट, तो उसके पास दो डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक है, तो हम लंबाई और चौड़ाई के बारे में पढ़ चुके, सिर्फ एक लंबाई के बारे में पढ़ चुके। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जो फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसमें आपने घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा होगा। तो अब हमारा देखो टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हमारे पास एक गोलीय कोश है, ठीक है, विलगित गोलीय कोश है, आइसोलेटेड। ठीक है, विलगित को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटेड। तो हमारे पास एक आइसोलेटेड गोलीय कोश है जो एक समान रूप से धनावेशित है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। तो हमें देखो तीन पॉइंट्स हैं जहां हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। एक गोलीय कोश के बाहर, दूसरा हमें एक गोलीय कोश के पृष्ठ पे ज्ञात करना है, थर्ड गोलीय कोश के अंदर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, माना एक विलगित या आइसोलेटेड गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। हमें कोश से बाहर एक बिंदु P है, ठीक है, एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात
करनी है। यानी ये चीज़ थी जो हमने लिख दी कि हमारे पास एक विलगित यानी आइसोलेटेड गोली कोष है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या r है। हमें कोष के एक बिंदु P है, यानी कोष के बाहर एक बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक लाइन और हमें लिखनी है, गोलीय कोष पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। यानी गोली कोष पे क्या है, प्लस Q चार्ज है, जो प्लस Q आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मिटी। एक समान रूप का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना आवेश होगा उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ होगा और उतना ही यहाँ होगा। यानी इस पूरे पृष्ठ के किसी भी बिंदु की अगर दूसरे बिंदु से आप तुलना करते हैं तो वहाँ जो आवेश होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो प्लस Q आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। अब हम लिखेंगे, अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होगी, जो हमें इस गोली कोष के बाहर स्मॉल r दूरी पर हमने क्या किया है, एक बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे गोलीय कोष के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। हमने सकेंद्र r दूरी का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। इसका मतलब यह है कि हमने सकेंद्र का मतलब है यही केंद्र रहने दिया, और r दूरी का इस पॉइंट से लेके हमने क्या किया, हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। आप इसे गॉसियन पृष्ठ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। देखो गॉसियन पृष्ठ खींचना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब हम इसमें गॉस की प्रमेय लगा सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती थी, गॉस की प्रमेय कहती थी कि किसी, ठीक है, किसी काल्पनिक या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तभी तो हम इस प्रमेय का यूज करेंगे और यहाँ से फॉर्मूला डेवलप करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, गोली कोष के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, तो हमने इसको सकेंद्र मानते हुए r दूरी का क्या खींच लिया, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे फिर हम लिखेंगे बिंदु P पर हमने एक छोटा क्षेत्रफल अवयव dA लिया है, ठीक है। हमने क्या लिया, यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA ले लिया। तो dA क्षेत्रफल अवयव है, तो क्षेत्रफल अवयव का लंबवत बाहर की ओर क्या होता था, क्षेत्रफल वेक्टर। तो हम लिखेंगे dA का क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र E की दिशा कैसी है, समान है, ठीक है। देखो वैद्युत क्षेत्र पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है अर्थात लंबवत बाहर की ओर होगा, ठीक है। किसी भी बिंदु पे ले लो, लंबवत बाहर की ओर होगा। तो हमें एक लाइन यहाँ पे ये याद रखनी चाहिए, सममिति के कारण, यूनिफॉर्मिटी के कारण, सममिति के कारण क्या होगा कि इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी। जब इन दोनों के मध्य एंगल कैसा है, समान है, अर्थात थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें आगे क्या लिखना है, हम आगे लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला फ्लक्स। तो फाई E इक्वल टू क्या होता था,
ई डॉट डी ए, यही होता था, यानी ई डी ए कॉस थीटा। थीटा कितना था दोनों के बीच में? 0, ई डी ए। ठीक है, फिर हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे डी फाई, सॉरी डी फाई ई इजक्वल टू ई डॉट डी ए। अब हम लिखेंगे फाई ई इजक्वल टू गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मतलब ई इंटीग्रेटेड ऑफ ए डी ए। ठीक है, यानी हमने मान लिया है इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना है? ए है। ठीक है, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो गया? फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेटेड ऑफ ए डी ए। मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड ऑफ ए डी ए इज इक्वल टू कितना होता था? 4 पाई कितना? आर स्क्वायर। कितना होता था? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस 4 पाई आर स्क्वायर का हम आप इसमें मान रख दोगे तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, देखो छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया, दोनों के मध्य एंगल 0 था। फाई का हम सूत्र जानते हैं, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। दोनों का स्केलर गुणन है तो ई डी ए कॉस थीटा। कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी ई डी ए। डी ए क्या है? सूक्ष्म अवयव से गुजरने वाला, सूक्ष्म अवयव, सॉरी डी ए क्या है? सूक्ष्म अवयव। और डी फाई इज इक्वल टू क्या है? सूक्ष्म अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हमें सूक्ष्म अवयव से नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? संपूर्ण पृष्ठ से चाहिए। तो हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेटेड ऑफ ए डी ए। हम मान लेते हैं इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? ए। तो इंटीग्रेटेड ऑफ ए डी ए इज इक्वल टू, पिछली वाली जो मैंने वीडियो थी उसमें पढ़ाया था तो क्या निकलता था? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने लिख लिया फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब आगे ध्यान दो, अब हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। क्या लिखेंगे? गॉस की प्रमेय से। तो गॉस ने क्या प्रमेय दी थी कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, कितना आवेश परिबद्ध है? प्लस क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमने निकाला है फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जब हम समीकरण 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है, हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो दोनों फाई ई के मान हैं तो हम बराबर रख देंगे, अर्थात हम लिख देंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को एक तरफ रहने दो, 4 पाई को इधर ले आओ तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देखो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, जब मैंने फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ाया था कूलाम का नियम, उसमें वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाया था, तो बताया था कि किसी बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या निकलता था? E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो वही तो, यानी E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वही है ना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश किसी बाह्य बिंदु के लिए किस भांति मतलब व्यवहार करता है? एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यवहार करता है कि इस गोलीय कोश का संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर निहित हो। ठीक है, यानी मेरी बात पे ध्यान दो, ये हमारा जो फॉर्मूला निकला E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका कहने का मतलब ये है
कि ये वही तो है कि किसी पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर एक बिंदु P दे रखा होता तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते थे, जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा था उसमें, तो यही फॉर्मूला निकलता था E = 1/4πε0 Q अपॉन r²। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे हमने कैपिटल R त्रिज्या का कोई एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष लिया, उसके कारण भी देखो जब हम उस गोलीय कोष से स्मॉल r दूरी पर यानी बाह्य बिंदु, कोई बाह्य बिंदु ले रहे हैं, तब भी हमारा क्या निकल रहा है फॉर्मूला E = 1/4πε0 Q अपॉन r²। ठीक है, तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कोई जो एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष है किसी बाह्य बिंदु के लिए कैसे काम करता है कि जैसे कि उस गोलीय कोष का संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर हो। क्लियर हुआ? अब ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया यहां तक। ठीक है, फिर हम लिखेंगे माना गोलीय कोष का पृष्ठ घनत्व सिग्मा। ठीक है, यानी गोली कोष का अगर पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन A। ठीक है, यानी Q = सिग्मा A, सिग्मा इंटू A बराबर कितना होता है 4πr²। किसका? गोलीय कोष का। अब देखो गोलीय कोष की त्रिज्या कितनी है R, अर्थात r²। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर A। हम लिखेंगे यह मान समीकरण A में रखने पर, देखो ध्यान दो, हमने मान लिया कि गोलीय कोष का पृष्ठ घनत्व कितना है सिग्मा है। ठीक है, उसका जब पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A। मैंने आपको बताया था कि पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता था, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। तो सिग्मा बराबर हमने लिख दिया Q अपॉन A। ठीक है, Q अपॉन A। ठीक है, गोलीय कोष का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², हमने लगा दिया सिग्मा इंटू 4πr²। अब ये जो हमने समीकरण A माना है वहां इस Q का मान रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण A में आप Q का मान रखो तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा E = 1/4πε0 इंटू Q की जगह में कितना रखना है सिग्मा इंटू 4π R²। ठीक है, अपॉन कितना स्मॉल r²। ठीक है, देखो कैपिटल R क्या है, गोलीय कोष की त्रिज्या है, स्मॉल r क्या है, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है। ठीक है, तो स्मॉल r और कैपिटल R में कंफ्यूज मत होना। अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ कैपिटल R क्यों लिया है, तो कैपिटल R मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो आवेश है वो किस पर वितरित है, गोलीय कोष पे। गोलीय कोष का त्रिज्या कितना है R। ठीक है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व इस गोलीय कोष का होगा, अर्थात हमने R लिया है। ठीक है, तो देखो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल कर दो। ठीक है, तो E = हमारा फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन ε0 कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए आया है, ये हमारा फॉर्मूला आया है किसके लिए कि अगर कोई गोलीय कोष है और गोलीय कोष से कोई हम बाहर, गोलीय कोष से बाहर कोई अगर बिंदु लेते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आ गया E = सिग्मा अपॉन ε0 r² अपॉन r², सॉरी कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r। ठीक है, कैपिटल R बोलना पड़ेगा। अब तो हमने ये बाह्य बिंदु के लिए निकाल लिया। अब हम निकालेंगे गोलीय कोष के पृष्ठ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो इसके लिए इतना ज़्यादा डेरिवेशन करने की ज़रूरत है नहीं। हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो कैपिटल R और स्मॉल r पे डिपेंड कर रहा है। हमारी स्मॉल r क्या है, हमारी स्मॉल r है कि गोलीय कोष के केंद्र से
जो हमने बिंदु P लिया है उसकी दूरी। अगर हम इसके पृष्ठ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, हमने मान लो इसके पृष्ठ पे बिंदु ले लिया, अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो R है वो किसके बराबर हो गई, कैपिटल R के। यानी गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये है जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो गई, कैपिटल R के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो E बराबर आप निकाल लो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, अर्थात सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E बराबर आपका फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी गोली कोष की अगर हमें पृष्ठ पे ज्ञात करना है तो हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, थर्ड हमें ज्ञात करना था गोलीय कोष के अंदर। ठीक है, तो हम लिखेंगे गोलीय कोष के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, अब जो मैंने चालक और अचालक वाली बात आपको प्लेट वाले उसमें पढ़ाई थी, तो वहाँ मैंने आपको बोला था कि अगर कोई चालक है और उस पर कोई आवेश है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, अर्थात बीच में खाली स्पेस है, खाली जगह है। ठीक है, और अगर कोई अचालक पदार्थ है और वो आवेशित है, अर्थात उसका मतलब ये है कि उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। अचालक वाले केस में हम ये नहीं बोल सकते कि उसके अंदर रिक्त स्थान है। अब देखो, चूंकि हमारा चालक गोली कोष है तो चालक गोली कोष का है, और फिर आपको हेडिंग में भी दे रखा था कि जो प्लस क्यू चार्ज है वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, अर्थात यहाँ फ्री स्पेस है। जब यहाँ फ्री स्पेस है, मानो मैंने यहाँ पे एक बिंदु P लिया, P डैश मैंने लिया इसके अंदर। ठीक है, तो P डैश से जाता हुआ मैंने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। जब इस गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कोई आवेश ही नहीं है तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, 0। देखो ध्यान दो, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जब इसका संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रिक्त स्थान है, अर्थात कोई आवेश उपलब्ध है ही नहीं, अर्थात यहाँ पे Q इक्वल टू 0 है। कितना है, बिंदु P डैश पर Q इक्वल टू कितना है, 0, अर्थात फाई कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू 0। ठीक है, और फाई E इक्वल टू क्या होता है, E डॉट dA। जब आप किसी भी संख्या को किससे गुणा करोगे, 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ। हमने तीनों कंडीशन में किसी गोली कोष के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाला। कोई विलगित यानी आइसोलेटेड गोली कोष था हमारे पास, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित था। ठीक है, गोली कोष की त्रिज्या थी कैपिटल R। तो हमने इस गोलीय कोष के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लिया P, जहां हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल माना dA। ठीक है, तो हम छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला, फिर हमने पूरे संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला निकाल लिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, इस बाह्य बिंदु पे क्या कहता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, अर्थात बाह्य पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, R स्क्वायर के, स्मॉल r स्क्वायर के। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमने कोष के भीतर, कोष के बाहर, कोष के पृष्ठ पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान निकाल लिए। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसका मुझे आप ग्राफ बना के दिखाइए, देखो ग्राफ आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, नॉर्मली बोर्ड एग्जाम्स में ये नहीं पूछेगा, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। अगर आपसे कहा जाए कि एक्स एक्सिस पे तो ले लो आप, ठीक है, आप R ले लो बाह्य पृष्ठ वाला, और आप इस पे ले लो E।
ठीक है। आपने यहाँ ई ले लिया और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे आर त्रिज्या का एक और यहाँ से मैंने ये वैद्युत क्षेत्र बना दिया। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये कैपिटल आर है। देखो अब ये ग्राफ कैसे बना, ये मूल बिंदु है हमारा, ठीक है। देखो गोली कोष के केंद्र से, ठीक है, गोली के कोष के केंद्र से यहां आप कोई पॉइंट ले लो, वहां तक वैद्युत क्षेत्र कितना है, 0। यहां तक कितना है, 0, ठीक है, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। जब उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, r, अर्थात गोली कोष के पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला पर पृष्ठ पर क्या निकला था, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। यानी r का मान, ये जो स्मॉल r है, r का मान जितना छोटा होगा उतना ही E का मान ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। तो देखो r का मान यहाँ पे कितना है, इस r का मान यहाँ पे कितना है, कैपिटल R, ठीक है। तो उसका मान कितना हो गया, मैक्सिमम। अब क्या हुआ, r बढ़ते हुए जा रही है, r क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब r बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, E का मान घटता जाएगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कितना बन गया, ये बन गया हमारा ग्राफ, ठीक है। यानी अगर कोई गोली कोष हो, एक समान रूप से आवेशित हो, तब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए उसका E और R, स्मॉल r, जो ग्राफ होगा हमारा वो क्या होगा, तो ये आपका ग्राफ हो गया। ये हो गया हमारा गोली कोष, ठीक है। यानी पृष्ठ पर हमारा मैक्सिमम, पृष्ठ पे क्या है, ये मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई है, तो पृष्ठ पे क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ ये इस बिंदु पे मैक्सिमम। फिर जैसे r बढ़ती जा रही है कम होता जा रहा है, r बढ़ती जा रही है कम होता जा रहा है, r बढ़ती जा रही है कम होता जा रहा है, r बढ़ती जा रही है, जहाँ r इन्फानाइट हो जाएगी, अर्थात हमारा वैद्युत जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको आज इस क्लास में क्या क्या पढ़ाया, अभी 4th एप्लीकेशन पढ़ाया है गॉस के नियम का, एंड 5th नियम पढ़ाया आपको, गॉस के नियम का अनुप्रयोग 5th, ठीक है। अब गॉस की प्रमेय का 6th जो एप्लीकेशन है वो है एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो चित्र पर ध्यान दो, हमारे पास एक कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला है, ठीक है, जिसके आयतन में प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। यानी कोई गोला है तो उसके पास 3 डायमेंशंस हैं, x, y, z, ठीक है, क्योंकि गोले के पास क्या होता है, आयतन, और गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो वही सेम जैसे हमने गोली कोष वाले में किया था, इसकी केंद्र से, यानी जो हमारे पास अचालक गोला है उसकी केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, उस P का सकेंद्र एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है। सेम हमें भाषा वही लिखनी है जो हमने पिछले एप्लीकेशन में लिखा, ठीक है। तो वही सेम है, एक बिंदु P लिया जहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अब dA लिया है, ठीक है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। सममिति के कारण, ठीक है, सममिति के कारण, यूनिफॉर्मिटी के कारण इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। फिर इसके पृष्ठ पे निकालेंगे, फिर इसके आंतरिक बिंदु पे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं, माना कोई बिलगित
या आइसोलेटेड अचालक गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी कैपिटल आर है, उसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। प्लस Q आवेश गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। यानी इसमें प्लस Q चार्ज एक समान रूप से वितरित है। कैपिटल आर त्रिज्या के हमारे पास क्या है, एक अचालक आइसोलेटेड गोला है, ठीक है। उसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना अचालक गोले से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA पर विचार करते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास इसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु था P, तो हमने वहाँ एक सूक्ष्म अवयव क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल का सूक्ष्म अवयव ले लिया कितना dA, जिस पर हमें क्या करना है अब विचार करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव dA का क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। ये पिछली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बट फिर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर है, ठीक है, तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश है, यानी O से P की ओर है, OP के अनुदिश है, ठीक है। अर्थात E व dA वेक्टर के मध्य कोण कितना है 0 डिग्री, ठीक है। यानी वेक्टर E और वेक्टर dA के मध्य एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। यानी ये जो रामायण सारी हमने लिखी है वो पिछले गोली कोर्स में भी लिखी थी, ठीक है। तो आपके एक एक वर्ड समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो हेडिंग से हमें पता चलता है कि हमें करना क्या है। जब हम हेडिंग से पता करते हैं कि हमें करना क्या है तो उसके अकॉर्डिंग हम चित्र बनाते हैं, फिर उस चित्र के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, उसकी थ्योरी लिखते हैं, ठीक है। मुझे दिया गया हेडिंग में कि एक समान आवेशित अचालक गोला है, तो मैंने एक अचालक गोला मान लिया, एक समान आवेशित है अर्थात उसके वॉल्यूम में उसके आयतन में प्लस Q चार्ज एक समान रूप से वितरित है। मैंने मान लिया कैपिटल R त्रिज्या का मेरे पास एक अचालक गोला है, ठीक है। बोला गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो देखो ये चीज़ें हमें खुद से ही सोचनी है। अब इस गोले के कहाँ कहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे सकता है कोई व्यक्ति, गोले के बाहर दे सकता है, गोले के पृष्ठ पे दे सकता है, गोले के अंदर दे सकता है। यही 3 कंडीशन बनेंगी, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आपसे यहाँ ना यहाँ पूछ ले फिर भी तो गोले के बाहर ही है ना, यहाँ पूछ ले फिर भी गोले के बाहर ही है, पृष्ठ पे यहाँ पूछ ले कहाँ है, गोले के पृष्ठ पे है, कहाँ है, गोले के पृष्ठ पे है। अर्थात यही 3 कंडीशन है, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के आंतरिक भाग में, ठीक है। तो मैंने लिखा माना कोई अचालक गोला के R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA पर विचार करते हैं। क्षेत्रफल अवयव dA का क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर, देखो कोई क्षेत्रफल लेंगे उस क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर जो
वेक्टर निर्देशित होगा उसे हम उसका क्षेत्रफल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है और जो क्षेत्रफल वेक्टर डी है उनके मध्य एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे क्या लिखेंगे वो ध्यान दो। फिर हम यहाँ लिखेंगे अतः क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला फ्लक्स हम मान लेते हैं डी फाई इज इक्वल टू, क्या होता है हमारा डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। क्या होता है, ई डॉट डी ए, अर्थात ई डी ए कॉस थीटा। दोनों के मध्य एंगल कितना मैंने आपको बताया, 0, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप रख दो इसमें ई डी ए कॉस 0, अर्थात कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो हमारा आ गया ई डी ए। ठीक है, यानी डी फाई ई इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, ई डी ए। ये क्या है, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स जब हम निकालेंगे तो हम मान लें कितना है, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेटेड ऑफ ए डी ए। हम मान लेते हैं इस जो गॉसियन पृष्ठ है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, ए। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड ऑफ ए डी ए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी गोले का, कोई गोला है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आता था, 4 पाई आर स्क्वायर। कितनी त्रिज्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेटेड ऑफ ए डी ए 4 पाई आर स्क्वायर इसमें रख दो तो फाई ई इज इक्वल टू कितना आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से आगे सेम वही कहानी जो हमने गोली कोस वाले में की है ना, वही करेंगे, उससे हटके कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर हम अब क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से या गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम क्या कहता था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी इस पृष्ठ से देखो परिबद्ध आवेश कितना है, प्लस क्यू, तो हमने लिख दिया प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लो। फिर आप समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना करो। तुलना करने पर तो तुलना करोगे दोनों फाई के मान है तो इक्वल रख दो, यानी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई को एक तरफ रखो, इसको इधर ले आओ तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो यही फॉर्मूला कब निकला था, ध्यान दो पीछे, यानी जब हमने आपको 5th एप्लीकेशन पढ़ाया था कि किसी गोलीय कोश के कारण किसी बाह्य बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स, तो कितना निकलता था फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि अचालक गोला किसी बाह्य बिंदु के लिए कैसे व्यवहार करेगा, जैसे कि इसका संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर एकत्रित हो। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ई इज इक्वल टू निकल के आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था, आपको बोला मैंने कि इसका जो संपूर्ण आवेश है, जो प्लस क्यू चार्ज है, इसके आयतन पर एक समान रूप से वितरित है। इसका मतलब इसके पास क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम बोलेंगे रो से डिनोट करेंगे। किससे, रो से। ठीक है, 3 आवेश घनत्व होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, अब हम लिखेंगे चूंकि कि प्लस क्यू आवेश आर त्रिज्या के गोले के आयतन में एक
समान रूप से वितरित है, अतः आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन V। ठीक है, Q गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई RQ, तो R कितना है हमारा यहाँ कैपिटल R। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो आगे हमारा फॉर्मूला आ गया, ये रो बराबर, ये अब P नहीं है, ठीक है, ये रो बराबर Q अपॉन 4/3 पाई RQ। ठीक है, हमें Q का मान, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर A। अब देखो, चूंकि प्लस Q आवेश आ त्रिज्या के आयतन में एक समान रूप से वितरित है, अर्थात हमने लिख लिया कि आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या होता है Q अपॉन V। ठीक है, तो हमने लिख लिया Q अपॉन 4/3 पाई RQ। ठीक है, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 3Q अपॉन 4 पाई RQ। क्लियर हुआ? ठीक है, फिर हम लिखेंगे इसका मान, किसका मान, Q का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Q का मान, ठीक है, Q का मान समीकरण A में रखने पर। ठीक है, अब देखो हमारा ये रो बराबर है 3Q अपॉन 4 पाई RQ। अब यहाँ से अगर हम Q बराबर निकालते हैं तो ये रो में इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा रो इंटू 4 पाई RQ अपॉन, ठीक है, 3 इक्वल टू किसके हो जाएगा, Q के। ठीक है, देखो ये कैसे आ गया, यानी इसको यहाँ से हटा दो, इसको भी यहाँ से हटा दो, यानी रो बराबर इतना आ गया। ठीक है, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो जब हम Q बराबर निकालेंगे तो ये यहाँ, तो रो इंटू 4 पाई RQ अपॉन 3। ठीक है, समीकरण A हमारा क्या निकला था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप कैपिटल R और स्मॉल r का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, अब Q का मान रखो तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह ये रखो रो इंटू 4 पाई RQ अपॉन 3 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1। तो हम पहले और चौथे का गुणा करते हैं, दूसरे और तीसरे का गुणा करते हैं। ठीक है, तो E इज इक्वल टू, कर लो पहले और चौथे गुणा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पहले और चौथे गुणा करोगे तो रो इंटू 4 पाई RQ बट्टे 3 इंटू R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकला, रो बट्टे एप्सिलॉन नॉट RQ बट्टे 3R स्क्वायर। ठीक है, यानी किसी अचालक गोले के कारण अगर किसी बाह्य बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो हमारा फॉर्मूला E इज इक्वल टू निकल के आ गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट RQ अपॉन 3 स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमने किसी बाह्य बिंदु पे निकाल लिया। अब अगर आपसे कहा जाता है कि इस गोले के पृष्ठ पे ज्ञात करो, तो गोले के पृष्ठ पे तो हम लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। देखो पृष्ठ पर कब होगा, जब पृष्ठ पर संपूर्ण आवेश वितरित हो। पृष्ठ पर संपूर्ण आवेश वितरित कब होगा, जब ये गोला कैसा हो जाए, चालक हो जाए। तो हम यहाँ लिख देंगे कैसा गोला कैसा होगा, गोला कैसा हो, चालक हो। जब गोला चालक हो जाएगा तो चालक की खासियत क्या होती थी कि उसका जो संपूर्ण आवेश है वो कहाँ वितरित हो जाएगा, उसके पृष्ठ पे वितरित हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, यानी अगर हम इसके पृष्ठ पे कोई बिंदु लेते हैं तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के। तो इसमें रख दो E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट
आर क्यू अपॉन 3, आर की जगह कैपिटल आर, आर स्क्वायर, एक बार आर से कट गया, तो ई इजकल टू आ गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर बाई 3। कब? जब पृष्ठ पर, और पृष्ठ पे कब? जब जो गोला है वो कैसा हो? चालक हो। तो हमारा ई इजकल टू निकल के आ गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर बाई 3, यानी जो पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उस गोले की त्रिज्या के। ठीक है, ये आगे निकल के आ गया हमारा E इजकल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर बाई 3। ठीक है, अब हमें निकालना है गोले के आंतरिक पृष्ठ पर कोई बिंदु। अगर इस गोले के अंदर कोई बिंदु लिया जाए तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे E इजकल टू क्या निकला था? रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3। ठीक है, आर अपॉन 3। अब हमें गोले के आंतरिक पृष्ठ पर निकालना है, तो जब आंतरिक पृष्ठ पर कोई बिंदु पे निकालना है तब क्या होना चाहिए? गोला अचालक होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने अलग अलग इसलिए लिख दी हैं क्योंकि मैंने जब गोले के पृष्ठ पे बताया है तो वहाँ गोला चालक बता दिया है। तो आप अगर मैं फिर इस डेरिवेशन को करना शुरू करूँगा तो आप बोलोगे सर गोला चालक ही था क्या? तो इसलिए डाउट आपका क्लियर करने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया है कि अब जो हम आंतरिक बिंदु लेंगे तो वो कैसा होगा? गोला अचालक होगा। क्योंकि अगर कोई गोला चालक है तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाता था? 0 हो जाता था, जो कि मैंने आपको गोली कोष वाले केस में पढ़ाया। ठीक है, तो अब इसके लिए हम चित्र दूसरा बनाएंगे। ठीक है, आर त्रिज्या का हमारा गोला है। ठीक है, जिसमें प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर एक आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ लिया और वहाँ पे एक मैंने बिंदु लिया P डैश। ठीक है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया dA, तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो ये हो गई। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन हो गई वो है सेम कहानी। ठीक है, तो हमने बाहर के लिए किया वो अब अंदर के लिए करेंगे। देखो आर त्रिज्या का हमारे पास क्या है? एक गोला है, आवेशित है। गोला कैसा है? अचालक है। तो अचालक गोला है अर्थात उसके पूरे आयतन पर प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से वितरित होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि उसके अंदर यहाँ पे एक बिंदु P डैश लिया। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। तो इस सकेंद्र मानते हुए, यानी इसी गोले के केंद्र को मानते हुए R त्रिज्या का मैंने क्या ले लिया? एक। अब ये क्या हो जाएगा? ये गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, एक मैंने गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। ठीक है, तो अब हम इस क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स पे विचार करेंगे। क्लियर हुआ? तो अब ये अलग से एक नया केस है। तो हम लिखेंगे किसी अचालक गोले के आंतरिक भाग में कोई बिंदु P डैश है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कोई बिंदु P डैश है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कितनी दूरी पर? बिंदु P डैश है, तो इसको हम मान लेते हैं O। तो लिखेंगे
केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। फिर लिखेंगे हमें सकेंद्र मानते हुए r दूरी का बिंदु P से गुजरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। हमने क्या किया कि r दूरी इस बिंदु से जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। सकेंद्र यानी जो इस गोले का केंद्र है वही इस गॉसियन पृष्ठ का केंद्र है। क्लियर हुआ। अब हम इस क्षेत्रफल, अब देखो, अब मैं आपको ये कहानी यहाँ नहीं लिखूंगा कि यहाँ पे बिंदु P है, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA लिया है, क्षेत्रफल का वेक्टर अवयव क्षेत्रफल वेक्टर dA है तथा उसकी डायरेक्शन OP डैश के अनुदिश है। ये आपको अब चित्र से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये लास्ट डेरिवेशन है, ठीक है। यानी इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है, इसके बाद न्यूमेरिकल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, तो मैं अब ये थ्योरी में नहीं लिखने वाला, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, हम क्षेत्रफल अवयव dA पर विचार करते हैं। जब हम dA पर विचार करेंगे तो हम लिखेंगे dA से गुजरने वाला फ्लक्स। तो dA यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, d phi e इज इक्वल टू ई डॉट dA। दोनों के मध्य बनने वाला एंगल कितना है, 0, तो ये कितना हो जाएगा, ई dA, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे वही कहानी, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स। तो हम लिख लेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेटेड ऑफ ए dA, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेटेड ऑफ ए dA इज इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई कितना r², ठीक है। इसका मान इस समीकरण में रख दो। कुछ नहीं करना है, अब जो हमने पीछे किया है उसी को फॉलो करते जाओ, ठीक है। जब इसमें मान रखोगे तो फाई ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e इंटू 4 पाई r², ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो। अब हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। लेकिन यहाँ एक चीज जो समझने वाली वो है, देखो एक समान पृष्ठावेश घनत्व है, अर्थात इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी पृष्ठावेश घनत्व सेम होगा, ठीक है। वो कहानी अलग है। अब मान लेते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ से जो परिबद्ध आवेश है वो कितना है, Q डैश है, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना R त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q डैश है, ठीक है। देखो गोला कैसा है, अचालक है, यानी इसके संपूर्ण आयतन में जो प्लस Q चार्ज है एक समान रूप से वितरित होगा। तो प्लस Q चार्ज यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, मतलब हमने इतना आवेश घेर लिया है इसके गॉसियन पृष्ठ से, ठीक है। तो इतना आवेश घेर लिया है, तो हम मान लेते हैं कितना आवेश घेर लिया हमने, Q डैश, ठीक है। तो हम गॉस की प्रमेय से क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय क्या कहती थी, फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम Q नहीं लिखेंगे, Q की जगह हम क्या लिखेंगे, Q डैश। Q डैश क्यों लिखेंगे ये आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम उस आवेश को लिखते हैं जो आवेश उस गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध होता है। परिबद्ध का मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, घिरा हुआ, ठीक है। यानी इस गॉसियन पृष्ठ से इतना आवेश घिरा हुआ है, तो मैंने मान लिया वो आवेश घिरा हुआ आवेश कितना, Q डैश। फाई इज इक्वल टू मैंने Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ठीक है। अब ये फाई इज इक्वल टू, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करो। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो दोनों फ्लक्स के मान है तो हम बराबर रख देंगे E इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात एक तरफ कर लो तो E बराबर
1/4 ये एप्सिलॉन नॉट ले आओ क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्यू डैश का मान नहीं है, तो क्यू डैश का मान देखो कैसे निकालेंगे। यानी ई बराबर हमारा फॉर्मूला आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। यानी अगर इस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र मिल गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम क्यू डैश कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे आयतन आवेश घनत्व सर्वत्र एक समान है, अर्थात यहाँ पे भी रो होगा, यहाँ पे भी रो होगा। ठीक, ये दोनों जगह है आयतन आवेश घनत्व कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आप आर त्रिज्या के गोले के लिए आयतन आवेश निकालो, तो हम निकालेंगे कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के लिए आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर क्यू। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा अर्थात ये हो जाएगा 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यू। ठीक है, फिर हम लिखेंगे स्मॉल आर त्रिज्या के लिए, क्या लिखेंगे हम, स्मॉल आर त्रिज्या के लिए आयतन आवेश घनत्व। अब हमारे पास इतना यानी स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है कोई। ठीक है, अब इतना बड़ा गोला है तो हम इसके लिए पृष्ठ आवेश घनत्व निकालें, सॉरी आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे। तो इसके लिए आवेश घनत्व भी रो है, क्योंकि रो एक जैसा है, आयतन आवेश घनत्व तो हर जगह एक जैसा होगा। बराबर कितना निकालेंगे, आवेश कितना है क्यू डैश। ठीक है, इस पे विद्युत आवेश हमने कितना माना था क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर कितना है इसका, स्मॉल आर क्यू। ठीक है, क्लियर हुआ। यहां से आप इन दोनों को बराबर रख दो, ये दोनों रो के माने इन दोनों को बराबर रखोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 3Q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन 3 ऊपर पहुंच जाएंगे तो 3Q डैश अपॉन 4 पाई आर क्यू। देखो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, बचेगा यहाँ क्या, देखो Q अपॉन कैपिटल आर क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन आर क्यू। हमें किसका मान रखना है, क्यू डैश का मान रखना है, तो गुणा करो तो कितना हो गया आर क्यू क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश। यानी क्यू डैश किसके बराबर आ गया, स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू क्यू। ठीक है, ये हमारा क्यू डैश का मान हम समीकरण में रख देंगे। किस फॉर्मूले में रखेंगे समीकरण, जो हमारा ई बराबर फॉर्मूला निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, यही निकल के आया था। अब इसमें क्यू डैश का मान रख दो, आप रख दो इस समीकरण में, आप क्यू डैश का मान रखोगे तो देखो क्या निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश की जगह रखेंगे हम आर क्यू इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू बट्टे आर स्क्वायर अपॉन 1। हमने इसके नीचे बंद कर लिया है। देखो एक का गुणा करो इसी में या भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सुविधा के लिए कर लेते हैं। पहला और चौथे का गुणा करो, दूसरे और तीसरे का गुणा करो। ठीक है, तो देखो लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पहले और चौथे का गुणा करो तो आर क्यू इंटू क्यू, एक से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट्टे गुणा करो आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर क्यू। ठीक है, आर स्क्वायर से स्मॉल आर एक बार कट गई। ठीक है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू इंटू आर। ठीक है, देखो
कैपिटल आर। ठीक है, देखो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि किसी गोले के, कौन सा गोला, अचालक गोला, किसी गोले के अगर हम आंतरिक बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो वो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ई के, यानी ई बराबर क्या निकला हमारा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। आप इस पे विचार करो तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी जैसे आर का मान बढ़ेगा ई का मान बढ़ेगा। ठीक है, ई का मान बढ़ेगा, ई का मान बढ़ेगा, ई का मान बढ़ेगा, ई का मान यहाँ तक बढ़ता रहेगा। ठीक है, जब इसके अंदर निकालते हैं तब। ठीक है, तो अंदर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, स्मॉल आर के। फिर मैंने वहाँ आपको जब पृष्ठ पे निकाला था, ठीक है, तो पृष्ठ पे भी बताया था, जब यहाँ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, यानी जैसे हम इस बिंदु से आगे बढ़ते जाएंगे हमारे ई का मान बढ़ता जाएगा, अर्थात पृष्ठ पे जाने के बाद मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे मैक्सिमम हो जाएगा, आर का मान फिर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल आर से यहाँ आर रख देंगे, यहाँ आर क्यू है, एक आर से आर कट जाएगा, यानी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी पृष्ठ पे कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आर 0 है, 1 2 3, यानी जैसे आर बढ़ती जाएगी वैसे हमारे वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। कब, आंतरिक बिंदुओं के लिए। ठीक है, तो हमारा इंटरनली अगर कोई बिंदु होगा तो उसके लिए ई बराबर निकल के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यू। अब हम इसके लिए लिखेंगे कि जब हमारा यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, रो है, आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो। तो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या होता था फॉर्मूला, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, यानी पृष्ठ के लिए आर क्यू, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो रो बराबर कितना हो जाएगा, 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यू। ठीक है, यानी Q बराबर हमारा कितना निकलता था, रो इंटू 4 पाई आर क्यू बट्टे 3। ठीक है, ये हमने Q बराबर निकाला था, तो हम Q का मान यहाँ रख सकते हैं। तो Q का मान जब इस समीकरण में आप रखोगे, इस समीकरण में, तो E बराबर क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की जगह रखो रो इंटू 4 पाई आर क्यू बट्टे 3 इंटू स्मॉल आर बट्टे आर क्यू बट्टे 1। ठीक है, फिर मैंने वही बताया था आपको, पहले और चौथे का गुणा, दूसरे और तीसरे का गुणा, तो कर लो। पहले चौथे और दूसरे तीसरे का गुणा करोगे जब आप, तो यह आ जाएगा हमारा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो इंटू 4 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर बट्टे 3 आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, E इज इक्वल टू निकल के आ गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर बाई 3। अब तो क्लियर हुआ। अब आप कह सकते हो कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्मॉल आर के है। भाई अब तो नहीं है ना यहाँ पे कैपिटल आर वाला पार्ट। चलो मैंने ये फॉर्मूला आपको निकाला था कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यू था, और यहाँ पे इनटू आर था, उसमें आर कैपिटल आर वाला पद था, है ना। अब देखो, यानी अगर आंतरिक पृष्ठ, यानी इसके आंतरिक बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, यानी केंद्र से हम जितनी दूरी पर बढ़ते जाएंगे वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ई बराबर रो एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3। तो अब हमने देखो कहाँ कहाँ निकाल लिया, हमने पृष्ठ पे निकाल लिया, पृष्ठ से बाहर कोई बिंदु था वहाँ निकाल लिया,
पृष्ठ के अंदर निकाल लिया, यानी गोले जो गोला है उसके पृष्ठ के अंदर निकाल लिया। ठीक है।